बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ जी आज 11 अगस्त आज के दिन की मुनासबत से पाकिस्तान में माइनॉरिटी डेज़ मनाया जा रहा है। इस माइनॉरिटी डे मनाने का मकसद ये है कि तमाम जो पाकिस्तान में अक़लीतें रहती हैं बूझ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कायद आज़म ने ही अपने जो 11 अगस्त 1947 के बयान में कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रहेंगी वो महफूज रहेंगी। बिल्कुल, कायद मोहम्मद अली जना की तकरीर की रोशनी में 11 अगस्त को अक़लियतों का कौमी दिन करार दिया गया और 11 अगस्त का ऐलान करने का वाहिद मकसद ये यकीनी बनाना था कि जितनी माइनॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर इस मुल्क में मसावी शराकतदारी के साथ ना सिर्फ रह सकेंगी, उनको मजहबी आज़ादी होगी, उनको इंसानी हकूक़ हासिल होंगे और हर तरीके से उनके तमाम हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा। कायद आज़म ने उस वक्त क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। तो आपका मज़हब क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप का किस घराने से ताल्लुक़ है, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये आपका इनफरादी मामला है। और यही वजह है कि आज भी इस बयान की, इस स्पीच की इतनी अहमियत है कि तमाम पाकिस्तानियों को इसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे झंडे में जो वाइट रंग है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे माइनॉरिटीज़ को, और कभी भी इस तरह से कोई तफरीक क्रिएट नहीं की गई, कोई रेसिज्म यहाँ पर नहीं किया गया बिकॉज ऑफ रिलीजन कि आप किस मज़हब को फॉलो करते हैं। पूरी मजहबी आज़ादी है, वो चाहे हिंदू बरादरी हो, वो क्रिश्चियन बरादरी हो, या वो जितने भी माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में मुकीम हो। सो आज उनका दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से मुल्क भर में मुख्तलिफ सेमिनार्स भी होंगे और इस पर बात भी की जाएगी। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोग्राम में आज हम आपके साथ क्या क्या बातें करेंगे। आज का प्रोग्राम पीडीएम की टफ टाइम देने की तैयारियां, रावलपिंडी में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह सवालिया निशान, 11 अगस्त माइनॉरिटी डे, मुज़ाकरात कामयाब, बाब दोस्ती खोलने का ऐलान, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबे खतरे में, और फनी खिताती मुसलमानों की अजमत रफ्ता की रोशन मिसाल। तो ये थे जी टॉप स्टोरीज़। और सबसे पहले जो कि हमने बात की सियासत की, जो पाकिस्तान में अक्सर आप भी कहती हैं कि कब नया नया टॉपिक आ जाता है और रोज़ाना कोई ना कोई अपडेट होती है। तो अब ये जो सबसे बड़ी अपडेट आने वाली है वो ये है कि आज पीडीएम का इजलास एक बार फिर होगा, जिसमें काफ़ी देर ब्रेक लग गई थी और लोग ये कह रहे थे कि जुलाई में, अगस्त में जो जलसे होने थे वो भी ताख़ीर का शिकार हो गए, कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन अब लग रहा है कि दोबारा से मुतहरिक करने की कोशिश की जा रही है। मौसम की नज़र हो गई जी। अब वो आप मौसम ये वाला समझें या मूड्स का समझें या दिलों और दिमागों का समझें, लेकिन बहरहाल आज पीडीएम का इजलास होने जा रहा है और एक बार फिर से मुतहरिक हो गए हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो इस को लीड करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। मरीम साहबा जो हैं शी इज़ नॉट वेल और वो उसमें उस तरह से नहीं आ सकती हैं, और हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज़ करने के लिए ये जो फैसला किया गया है, अब देखते हैं कि ये एक्चुअली सिर्फ लफ्जी तहरीक होगी या वाकई ऑन ग्राउंड भी इस पर कुछ होगा। पीपल्स पार्टी ने भी अपने कुछ कंसर्न्स, कुछ सजेशंस जो हैं वो सामने रखी हैं। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट अंजुम रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अंजुम साहब आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। अंजुम साहब, पीडीएम एक बार फिर से मुतहरिक होने जा रही है और वही हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज़ करने लगी है। आपको लगता है माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम कुछ ऐसा स्टेप ले सकेगी? देखिए, माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम जो है वो कोई इत्तेहाद नहीं है, बल्कि वो यक जमाती इत्तेहाद कह लें इसको। उसमें सिर्फ जो प्रोमिनेंट पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अब बाकी कोई ऐसी बड़ी जमात नहीं है। बाकी जमात जो बड़ी जमात थी वो पीपल्स पार्टी उसके साथ फिलहाल मौजूद नहीं है। और मियां नवाज शरीफ ने जो है वो पीडीएम के इजलास के लिए फिर से जो है वो शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया कि शहबाज शरीफ जाके पीडीएम में लीड करें। अच्छा, पीडीएम का जो पहले बयानिया था वो वही बयानिया था जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया था वो, और जो मौलाना फजलुर रहमान थे जो पीडीएम के सरबराह हैं और जो पीडीएम का माउथ पीस है, वो भी वही बयानिया बोलते थे जो मियां नवाज शरीफ बोल रहे थे। अब जब मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पीडीएम की में नुमाइंदगी के लिए कहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब बयानिया जो है वो बदल गया है। थोड़ा सा उसमें नॉर्मलाइज होने की नजर आ रहा है। नहीं, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी। अच्छा, जो देखे ना, मियां नवाज शरीफ तो फौज के खिलाफ और फौज के सरबराह के खिलाफ और इस इदारे के दूसरे अफराद के खिलाफ
बराह रास्त तनकीद कर रहे थे। अब लेकिन शहबाज शरीफ ना फौज के खिलाफ बात करते हैं, ना उनके सरबराह के खिलाफ, ना किसी फट के खिलाफ वो तनकीद नहीं करते। अब जो है अब बयानिया जो है वो मुफाहमत का बयानिया लेकिन होगा। फिर कैसे मौलाना फजल रहमान जो कि लीड कर रहे हैं इस चीज़ को, और वो तो बड़े मुतहरिक हैं, वो बड़े एक्टिव भी हैं, वो तो आउटराइटली बोलते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब फिर उनकी केमिस्ट्री बन जाएगी, क्योंकि मरियम तो शायद थोड़ी दिन के लिए नहीं है, वो दोबारा से आ जाएंगे। नहीं, लेकिन अभी तक फजल रहमान भी काफ़ी अरसे से खामोश है, उनका बयानिया भी वो वाला बयानिया अब नहीं रहा। अब बयानिया उनका क्या है ये पता चलेगा, लेकिन शहबाज शरीफ को आगे लाने से अगर मुफाहमत का बयानिया आता है तो इसका मतलब यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपना बयानिया छोड़ दिया है, और अगर ये बयानी चलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है मौलाना फजल रहमान अपना बयानिया छोड़ देंगे, क्योंकि अग्रेसिव तो वो भी थे अपने बयानात में, अपनी मियाँ नवाज शरीफ फजल रहमान क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, पार्टी तो मियाँ नवाज शरीफ है। अगर मियाँ नवाज शरीफ अपने बयानी से हटते हैं तो इसका मतलब यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ये तस्लीम करते हैं कि उन्हें जो है वो नाहल जायज़ तौर पर करार दिया गया था और वो कानूनी तौर पर दुरुस्त था। अगर सिचुएशन को देखते हुए तो न्यूट्रल करना पड़ता है ना आपको, आप इतने एक्सटेंड पे जाके थोड़ा आना पड़ेगा, क्योंकि जिस बात की जाती है कि बहुत हद क्रॉस हो रही है नून लीग की तरफ से, शायद इसलिए मामला ठीक नहीं हो रहे। देखिए मामला उसकी वजूहत जो भी हो, लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ का बयानिया दुरुस्त है और मुफाहमत के साथ मिल के जो है आगे बढ़ना है, इसका मतलब यह है कि वो जो कानूनी इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर वो तस्लीम करेंगे कि उन्हें जायज़ तौर पर नाहल करार दिया गया, फिर वो लोअर कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करेंगे कि उन्हें जायज़ तौर पर जो है वो एवनफील्ड आप ये कह रहे हैं कि बैलेंस रख के कोई ना कोई वे आउट निकाला जाएगा जो ज्यादातर मुफाहमत की तरफ जाएगा, एग्रेशन की तरफ अब नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पर हम कुछ देख रहे हैं मनाजर, और कल पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कर दिया कि पीडीएम को हम अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, साथ देने को तैयार हैं, अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, पंजाब से शुरू की जाए। अब देखें ना ये लेकिन मैं जो पहली बात कंप्लीट कर लूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया तस्लीम कर लें तो फिर नवाज शरीफ के पॉलिटिक्स में रहने का जवाज ही खत्म हो जाएगा कि अगर उन्हें नाहल जायज़ करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अगर उन्हें सजा करप्शन के इल्जाम में, और वो नहीं होने वाला ना, शहबाज शरीफ कभी भी ये ओपनली नहीं कहेंगे, चाहे जितने मर्जी इख्तलाफात रखें, वो ये नहीं होने वाला, लीडर तो नवाज शरीफ ही रहेंगे। लेकिन जो अवाम को मैसेज जाएगा कि मुफाहमत का मैसेज जाएगा, उसमें यही जाएगा अब कौन चला रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ ने इदारों की सजाओं को और अपनी नाहली को तस्लीम कर लिया। अगर उनकी नाहली वो खुद अपनी तस्लीम कर ले तो फिर उनका सियासत में क्या जवाज रहेगा, उसकी कोई हैसियत रहेगी भी नहीं रहेगी, ये देखने वाली बात है। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बहुत क्लियर है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध में इक़्तिदार मौजूद है। अब अगर आप उससे कह रहे थे कि रिजाइन करो, कि अपना इक़्तिदार छोड़ दो, भी इक़्तिदार के लिए तो इलेक्शन लड़ा जाता है, इक़्तिदार के लिए जदीयत की जाती है। अब उन्हें सिंध में इक़्तिदार मिल गया तो आप उनसे कह रहे हैं कि रिजाइन कर दो, वो रिजाइन नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब में अगर जो पोजीशन है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर लाए और साथ में जो है वो दूसरी जमातों को मिला लें या परवेज़ इलाही को मिला लें। तो परवेज़ इलाही को साथ मिलाने के लिए जो है परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा या किसी दूसरे को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो समझते हैं कि सलीम बुज़दार एक कमजोर, उस्मान बुज़दार एक कमज़ोर चीफ मिनिस्टर है, आइंदा इलेक्शन में तो फिर अंजुम साहब आपको फायदा होगा। लेकिन अगर परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर आते हैं तो मुस्लिम लीग नून को इसका नुकसान होगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी से एग्री नहीं करती। लेकिन पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट इसमें है कि मौजूदा ढांचा जो है हुकूमत का पंजाब में टूटे ताकि पीपल्स पार्टी की पावर रखने की जगह बन जाए। तो फिर आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर सीएम और गवर्नमेंट किसके हाथ में होगी, इस बात पर मुतफिक नहीं है, वरना तहरीक अदम एतमाद लाना पंजाब में जितना आसान है शायद इतना विफाक में भी नहीं है। तो फिर यही वजह है कि सिर्फ सीएम के ऊपर डिसीजन नहीं हो पा रही। असल में जो तहरीक अदम एतमाद से जो सिनारियो बनेगा वो नवाज शरीफ की पार्टी को सूट नहीं करता, वो नवाज शरीफ को सूट नहीं करता। नवाज शरीफ चाहते ही हैं कि उनका ख्याल ये है कि उस्मान बुज़दार जो है वो अगर वज़ीर आला रहते हैं तो वो एक कमज़ोर वज़ीर आला है, इससे उनकी जो पॉपुलरिटी है मुस्लिम लीग नून की वो इलेक्शन तक टाइम दिया जाए। लेकिन मैं इसे एग्री नहीं करता। अगर देखें अगर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत उलट दी जाए तो तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगेगा। लेकिन उस झटके के नतीजे में जो है वो मुस्लिम लीग नून का ख्याल यह है कि पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, और मेरा भी ख्याल यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जड़ें बनाने में कामयाब हो जाएगी। और जो ऊपर जो जहांगीर तरीन ग्रुप है
उसको पता है कि अब इमरान खान जहांगीर ग्रुप से जो है वो सीधी तरह हाथ नहीं मिलाएंगे और ना ही उन्हें आइंदा इलेक्शन में टिकट देंगे। वो इसलिए कोशिश करेंगे कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाए। सही, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर नंबर्स की बात हो तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकती है और ऑपोजिशन का बयानिया अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकता है, लेकिन जो मेजर बड़ी पार्टी है नून लीग वो ये चाहती नहीं है कि 2 साल रह गए हैं, अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब एक और काबीना तश्कील होनी है जी, और वो है आज़ाद कश्मीर के जो अभी इंतखाबात हुए उसमें और तहरीक इंसाफ ने करना है, लेकिन हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ के ऊपर यहाँ भी स्टैंप लग रही है कि ग्रुपिज्म हो रहा है, धड़ेबंदी हो रही है, 2-2 ग्रुप्स हैं, अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काबीना में सीट्स लेने की कोशिशें की जा रही हैं। मुझे लगता है एक तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन से मुकाबला करती है, फिर विद इन अपनी ओपोनेंट ग्रुप के साथ भी मुकाबला करती है। देखिए तहरीक इंसाफ जो है वो सियासत की जो बुनियादी असूल हैं उससे इनहाफ कर रही है। इसका मतलब यह है कि आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन हुआ था तो जो मुकामी लीडरशिप सामने आई थी, जो मुकामी लीडरशिप उभर के आई थी, जो ग्रुप सामने आए थे, उनके दरमियान एक तो ग्रुप तो हर सियासी जमात में होते हैं, उन ग्रुपों को आपस में मुफाहमत के साथ मिल के बैठना होता है और किसी एक को लीड देनी होती है और किसी को नंबर 2 होना होता है। लेकिन इमरान खान जो है वो किसी भी लीडरशिप पर जो है वो आबादा नहीं होते। इमरान खान चाहते हैं कि वो हर काम जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी वो खुद चलाएं, पंजाब की हुकूमत भी तो वो खुद चलाएं। डिवाइड एंड रूल वाला काम है। नहीं, डिवाइड एंड रूल नहीं, इमरान खान समझते हैं वो अकेले तनहा लीडर है, बाकी कोई लीडर नहीं है और तमाम फैसले उन्हें ही करने चाहिए और उन्हीं वही फैसले करेंगे तो फैसले दुरुस्त होंगे और पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन पार्टी ऐसे नहीं चलती। पार्टी जो है वो एक आज़ाद कश्मीर में एक इंडिपेंडेंट तहरीक इंसाफ खड़ी हो गई है, उसके मुकामी लीडर भी हैं। अगर आप उसकी लीडरशिप से इनकार करेंगे तो पार्टी वहाँ पर ताकतवर नहीं होगी, पार्टी वहाँ वीक होगी। लेकिन जो मुकामी लीडर है चौधरी सुल्तान है और वो तनवीर इलियास, हाँ, और तनवीर इलियास हैं जो सेंटोरस एक बहुत अरबपति आदमी हैं। इनके जो ग्रुप हैं, इन ग्रुपों को आपस में अकोमोडेट करना चाहिए। अगर लेकिन असल में दोनों पीएम के कैंडिडेट थे ना, अब दोनों को जो फॉलो कर रहे हैं वो चाहते हैं कि चलो हम कैंडिडेट पीएम के तो नहीं बन सके, एटलीस्ट हमारे जो वजीर हैं वही हमारी मर्जी के, वो ये चाह रहे हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर का पीएम ही उन्होंने जो है वो गैर फितरी बनाया एक तोहम परस्ती की बुनियाद पे। अब तोहम परस्ती की बुनियाद पे जब आप एक नंबर 13 नंबर था और उसका नाम एन से शुरू होता था, अगर इन बुनियादों पे जब आप सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की मजबूरी सियासी और समाजी जो है वो सेहत वो मुतासिर होगी। पाकिस्तान समाजी तौर पर पसमानदा होगा, सियासी तौर पर पसमानदा होगा। अब मजीद उसमें यह है कि जो रियल ग्रुप हैं पॉलिटिक्स के, आप उनको भी तस्लीम नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स और कमजोर होगी। अब दुनिया साइंस की तरफ जा रही है, दुनिया साइंस की तरफ जा रही है, अकल की तरफ जा रही है। ये तो लुकिंग एट द पास्ट हिस्ट्री, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी कोई खास पसंद नहीं रही है खान साहब को, और ऐसे ग्रुपिज्म में तो वो हमेशा बोल भी उठते हैं और दोनों ग्रुप्स को खत्म भी कर देते हैं। परवेज खटक साहब के साथ क्या हुआ था आपको याद है, केपीके में जब उन्होंने कहा कि मैं ही मैं हूँ, उन्होंने साइड पे कर दिया उनको। केपीके से हुकूमत भी बन गई, तहरीक इंसाफ के नए लोग भी आ गए और वो चल भी रहे हैं। तो उनके डिसीजंस बड़े अनसर्टन से होते हैं, कुछ समझ नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ग्रुप को इस बेस पर अकोमोडेट कर देंगे जी, ये पॉलिटिक्स में होता है या प्रेशर है, प्रेशर वो नहीं लेते हैं, ये हमने देख लिया। जहांगीर तरीन की मिसाल है, परवेज खटक की मिसाल है, अलीम खान की मिसाल है। सो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड। देखिए प्रेशर ना लेना, देखिए जो पॉलिटिक्स के अंदर ग्रुप होना एक फितरी और नेचुरल बात है। इन ग्रुपों को एक दूसरे के साथ मर्ज किया जाता है, लेकिन सिर्फ इसलिए उनको अकोमोडेट कर देना कि ये ग्रुप है और फॉलोइंग है, ये पीटीआई में नहीं होता। ये हमें तो समझ आ गया, पता नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। पॉलिटिक्स में ये तस्लीम करना पड़ता है कि ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप है और ग्रुपों को अकोमोडेट करना पड़ता है। अगर आप अकोमोडेट ना करें तो पार्टी डैमेज होती है। अब यही वजह है कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पार्टी अनस्टेबल है। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जो इमरान खान ने सलूक किया वो गैर फितरी सलूक था, वो नाजायज सलूक था, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो कमजोर हुई है। और किसी वक्त भी जो बिलावल के कहने के मुताबिक किसी वक्त भी जो ये गवर्नमेंट जो है वो हिल सकती है। ठीक है किसी वक्त भी हिल सकती है, ये तो हम लोग 2018 के सितंबर से सुन रहे हैं कि किसी वक्त भी हिल सकती है। लेकिन खैर 3 साल हो गए, आइंदा 2 साल के बाद भी बात हो रही है। और यही वही बात है कि बाय बुक बाय रूल बहुत सी चीजें शायद गलत होंगी, लेकिन वो चल रही हैं। गवर्नमेंट भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी बन गई, आजाद कश्मीर में भी बन गई। सो ही इज हिज ओन रूल ऑफ बुक, नहीं होता कि वो अपनी रूल्स के ऊपर चलते हैं खान साहब। और लीडर तो हैं ऑब्वियसली, पूरी कंट्री को लीड कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे क्योंकि पूरी कंट्री को वो लीड कर रहे हैं। पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान तो चलें साथ है ही हैं, लेकिन अब सिंध भी जा रहे हैं। तो सिंध में क्या हुआ ये आपको बताएंगे हम एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सिंध और स्पेसिफिकली कराची के हवाले से। कल बहुत अहम मीटिंग्स भी हुई, ब्रीफिंग्स भी हुई और ये देखा जा रहा है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट सेक्टर बेहतर करना चाहिए, इसके अलावा पाकिस्तान में जो इकॉनमी बेहतर हो रही है, लेकिन वहीं पर कराची के हवाले से स्पेसिफिकली क्योंकि सब लोगों की नज़रें वहाँ पर थी, 1100 अरब रुपये का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था वो कहाँ तक पहुँचा है, सब अब यही सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सिर्फ अलल ऐलान किया गया, ग्राउंड रियलिटीज़ पर कुछ नहीं हुआ। विफाक सिर्फ बातें कर सकती है, सिंध को अकोमोडेट रही, वो चाहे फंड्स के हवाले से हो, वो चाहे कोई एक बड़ी तकरीब हो और उसमें वज़ीर आला को इनवाइट ना करना ऑफिशियली उस हवाले से हो। तो ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था ये, खास तौर पर उसके बाद से जब ये एक मीटिंग हुई और इजलास हुआ कि हम सिंध में अब फोकस करेंगे और पीटीआई को दोबारा से रिवैम्प करके एक्टिव करेंगे और लोगों को बताएंगे कि पीटीआई ने क्या क्या काम किया। सो प्राइम मिनिस्टर साहब का कल का दौरा कैसा रहा? मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कल नेवी का एक इवेंट था और केपीटी का कराची पोर्ट ट्रस्ट का कल उधर ही आए थे और इवन के गवर्नर हाउस भी तशरीफ़ नहीं लाए। और पार्टी का अपोजिशन लीडर होने के नाते मैं पार्टी का सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट मैं भी नहीं था वहाँ, क्योंकि कल वो डिफरेंट इवेंट था, एक नेवी का इवेंट था और वहाँ आकर उन्होंने जो अपडेट्स थी कि जी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में जो कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, वफाक की जानिब से चेक ये करना था कि दीगर पार्ट ने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा डालना था वो कहाँ पहुँचा और जो वफाक के काम है वहीं कोई रुकावट तो नहीं आ रही, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उसको किस अंदाज से कौन कौन जा रहा है। कल उन्होंने उसकी वफाक की इदारों से ब्रीफिंग ली जो कि वफाक का पार्ट उसमें 1100 अरब के अंदर जो हमारे ज़िम्मे है। और बाकी मैं समझता हूँ कि कल अच्छा रहा, अपने पीएम ने अच्छी बात की, अच्छा मैसेज दिया कल। सही, तो फिर हलीम आदिल शेख साहब ये जो आपने कहा कि ब्रीफिंग ली तो उसमें कुछ मालूम हो सका कि कितना उस पर काम हुआ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो पानी का हो, सीवरेज का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो कि अभी तक लोग सवाल करते हैं कि ये हमें कब नज़र आएगा ग्राउंड में वाकई काम होते हुए? जी इसको मैं आपको बता दूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 चीज़ें 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स में 5 काम हमारे थे। नंबर 1 नालों की सफाई, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला। और वो चूँकि पिछले साल आपने देखा था कि पूरा शहर गटरिस्तान बन गया था, लोग गटरों में डूब गए। सैलाब आते हैं, सैलाब इस्लामाबाद में भी आया, चंद घंटों में ख़त्म हो गया। दुनिया जहान में हम देख रहे हैं गाड़ियाँ लुढ़ी जा रही हैं, बारिश आई कुछ आई, लेकिन कई दिन नहीं हुआ था गटरों में शहर डूबा था। वो 3 नाले हमारे 80% काम हो चुका है उसके अंदर और उसके अंदर किराए के पैसे भी दिए जा चुके हैं। 35 अरब से वो काम 80% ग्राउंड पे हो चुका है, नालों में हुआ है, प्री टीम भिजवा दीजिए। नंबर 2 K4, एक बूंद पानी 13 साल में नहीं दिया गया था। K4 अब वापडा के हवाले हो चुका है और ग्राउंड पे K4 का काम स्टार्ट हो चुका है। नंबर 3 KCR और नंबर 4 फ्रेट टर्मिनल, इसको भी बाकायदा इस पे काम स्टार्ट हो चुका है और ये जो बंद पड़ा था ये भी काम को स्टार्ट हो चुका है। तो ये तीसरा, चौथा और 5वां काम ग्रीन लाइन। आज 13 साल में एक बस नहीं दी थी, ग्रीन लाइन का ट्रैक मुकम्मल हो चुका। कल बसें जा चुकी पोर्ट के ऊपर चाइना से और इंशाल्लाह सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में कराची में आप आइएगा तो आपको ग्रीन लाइन के ऊपर सफ़र करवाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये 5 वो काम है जो ग्राउंड पे। उसके अलावा जो हम कर चुके 3 बड़े पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हम सेंट्रल में बना चुके हैं। मंगोपी टू जाम चक्र रोड बन रही है। उसके अलावा 52 फायर ब्रिगेड्स इस शहर कराची में नज़र आ रही हैं। जो कराची जलता था, फायर ब्रिगेड हुआ नहीं करती थी। ये तमाम चीज़ें जो मेगा काम है वो हो रहे हैं। कराची सक्कर हैदराबाद मोटरवे जो है उसकी रुकावट वज़ीर आला साहब का जिला है, जबकि सक्कर हैदराबाद मोटरवे के ऊपर 14 अरब रुपए ज़मीन के लिए दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद ज़मीन नहीं निकाल के दी जा रही है। उसके अलावा ग्राउंड के ऊपर अंदरूनी सिंध भी काम जो हमने प्राइम मिनिस्टर ने 440 अरब के काम बताए थे उसके अंदर काम शुरू हो चुके हैं। तो बात यह है कि एक मिथ सी बन गई है, पीएम ने कुछ नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। सही, और ये जो आप काम कह रहे हैं कि इनिशिएट हुए हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वो ऑब्वियसली ग्राउंड पर आवाम को नजर भी आना शुरू हो जाएंगे। आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिक्र किया कि कल जो उन्होंने करना था उस पर भी टेक लिया वज़ीर आज़म ने कि कुछ किया है या नहीं किया। और इन तमाम प्रोजेक्ट्स में खासतौर पर 1100 अरब प्रोजेक्ट में आपको याद होगा कि गवर्नमेंट बार बार, सिंध हुकूमत बार बार ये एतराज़ कर रही थी कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, हमसे मुशावरत भी नहीं की जा रही। और ऐसा ही कल भी देखने में आया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को ऑफिशियली नहीं बुलवाया गया पीएम के इस दौरे पे, और ये एतराज़ किया भी वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने, ये शिकवा किया कि वज़ीर आज़म अगर आए तो ऑफिशियली बुलाना चाहिए था वज़ीर आला को। सर क्यों सिंध और वफाक आमने सामने खड़े हो जाते हैं, सेम बोट पर आकर काम नहीं कर सकते? देखिए, इशू ये है कि सिंध का मसला ये है कि अगर प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र हो तो उसको पैकेज समझते हैं। 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स थे जिसके 62% हमने करने थे वफाक ने, और 38% उनके ज़िम्मे थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। 625 अरब कराची के हवाले से हमारे थे और बकिया 450 अरब तक उनके थे। ये प्रोजेक्ट थे जो मैंने अपने प्रोजेक्ट गिनवा दिए, बाकी काम उनका था। 41 नाले केएमसी के नालों की सफाई उनका कोई टच नहीं किया। 500 छोटी नालियां डीएमसीज वाली उन्होंने करनी थी, कोई टच नहीं की। उसके अलावा कचरे की सफाई कुछ नहीं किया उसके अंदर। जो इनका काम था गली महल्ले रोडों की बनाया जाना, उन्होंने कुछ नहीं किया। और बात यह है कि यहाँ जैसे भूखे से पूछा 2 और 2 क्या होता है, वो कहता है 2 रोटी। तो इसी तरीके से सिंध में प्रोजेक्ट्स की बात करो तो ये कहते हैं पैकेज, माल खपे, हमें तो कुछ दिया नहीं, आपको नहीं देना था। वो वफाकी इदारों ने खुद करना था। इनसे पूछना था कि आपने अपनी तरफ से क्या किया। अपनी तरफ से 0। 13 साल में सिर्फ एक तोहफा दिया है सिंध को पीपल्स पार्टी, सिर्फ एक तोहफा। एक तोहफे की बुनियाद पे वो कह रहे हैं अगला मेयर भी हम जीतेंगे और इलेक्शन भी हम जीतेंगे। 13 साल में एक बूंद पानी तो दी नहीं, एक बस दी नहीं, एक कचरा उठाया नहीं, कराची में कोई तरक्की की नहीं, कोई बड़ा काम किया नहीं। एक तोहफा दिया है मुर्तज़ा वहाब की सूरत में, और समझते हैं कि कराची वाले इस खिलौने से खेल के सब वो वोट दे देंगे कराची को। ऐसा नहीं है। ठीक है शेख साहब, आपके मुताबिक जो सिंध ने काम करना था इस 1100 में वो नहीं किया। इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई थी वफाक की तरफ से। कहा गया था कमेटी बनेगी जिसमें हम कोऑर्डिनेट करेंगे, मसाइल को हल करेंगे, एक दूसरे की राय लेंगे और फिर मिलकर काम करेंगे। ये मिलकर काम करने से ही मामला हल होगा। इसके लिए क्या किया गया? पीसीआईसी का चेयरमैन भी बाद दिले नाखास था। उस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी पीसीआईसी, उसका कप्तान वज़ीर आला साहब को बना दिया। बादले नाखास था, हमें पता था कप्तान हारने वाला है, लेकिन उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तय हुआ था कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो जो ऑपरेट करेगा कराची को, वो कंसेंसस या कंसल्टेशन से अच्छा ऑनेस्ट ऑफिसर लगेगा, जो कि पहले इफ्तिखार शालवानी साहब को लगाया। हमने सिंध में ही थे वो, लेकिन उसके बाद इन्होंने उसको वो छोड़ा और जाके नबी शेख को लगा दिया, जो बेचारे इनके घर के से मुलाजिम है, उनको लगा दिया एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जो नजर ही नहीं आए इतने। मैं मुझ जैसे बंदे ने, मैं आपके बिल्कुल आपसे यकीन से कह सकूं, मैंने शक्ल नहीं देखी उनकी, जो मुतहरिक हर बंदा फिरता रहता 24 घंटे। और उसके बाद उसको उन्होंने तोड़ दिया जो बातचीत थी कि मुर्तज़ा वहाब साहब का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। पीसीआईसी एग्जिस्ट करती है, उसको मुराद अली शाह साहब चेयर करते हैं, उसकी मीटिंग जारी होती है। उसमें हमारे 3 लोग हैं, वफाकी वजीर हैं असद उमर साहब, अली जैदी साहब और अमीनुल हक साहब, जो कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जहां डिसाइड होता है वहाँ इदारों के लोग भी हैं। लेकिन उस पीसीआईसी के कप्तान बनाने के बावजूद इन्होंने ये किया कि मुर्तज़ा वहाब को लाकर बैठा दिया। तो खुद यहाँ तो बादशाहत है जी, किंगडम है, बादशाह सलामत हैं, आए जो चाहें अंडा दें, बच्चा दें, जंगल के बादशाह हैं। इशू ये है कि सिंध के अंदर कोई देयर इज नो डेमोक्रेसी इन सिंध, यहाँ तो जस्ट किंगडम है यहाँ। मुझे लगता है इट्स हाईली अनफेयर कि अगर बाकी प्रोविंसेस में जहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट हो इस तरह के डिसीजंस लिए जाएं तो वो ठीक हो जाते हैं, और अगर ऐसी हुकूमत जहाँ अपोजिशन की पार्टी की हुकूमत है उनके ऊपर तनकीद किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यही चीज़ अगर पंजाब या केपीके में हो तो वो जस्टिफाइड हो जाती है। बहरहाल अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, पीटीआई की वहाँ पर ऑपोजिशन पोजीशन है और यहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो इन गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली डिसीजंस उसने लेने हैं। लेकिन आपको नहीं ऐसा लगता कि आवाम भी थोड़े परेशान हैं, खास तौर पर कराची में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स के जो आपने प्रोजेक्ट्स गिनाए वो इनिशियल स्टेजेस में हैं, लेकिन जब बाय इलेक्शंस होते हैं तो कराची में पीपल्स पार्टी सीट निकाल भी जाती है जो पीटीआई की सीट होती है। फिर मेरा सवाल वही रह गया, वज़ीर आला को ऑफिशियली इन्वाइट नहीं किया गया पीएम के दौरे में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो मैं बता दूं पहले कि जो 249 सीट का इशू है, कराची में बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां एमपीए ने भी 50-50 हज़ार वोट लिए हैं। कराची की बहुत सारी एमएनए की सीट्स हमने 50-50 हज़ार वोट की लीड से जीती है। ये वाइड सीट थी जिसमें 600-700 वोट्स का हम फ़र्क था, जीते थे। हमारी वीक सीट थी, हम समझते हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन पीपल पार्टी ने बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया है।
वो कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं किया। सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, वो मैनेज कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। बात यह है कि सिंध में इन्होंने कौन सी जमहूरी इक़्तिदार का उन्होंने ख्याल रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पूछिए कि कोई ऐसा बजट है आज तक तारीख में कि बगैर अपोजिशन लीडर की, जो आईनी होता है, मेरी शक्ल इन्हें अच्छी लगे ना लगे, मुझे मुराद अली शाह साहब की शक्ल अच्छी लगे ना लगे, मैं भी आईनी होता हूँ, मेरा आईनी होता मौजूद है, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, और उन्होंने बगैर स्पीच के बजट गुजार के ले गए। हमारे यहाँ PAC में कोई मेंबर ही नहीं है, और COD कहती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है कि उसका चेयरमैन अपोजिशन का बंदा होगा, अपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा। या चेयरमैन तो छोड़िए, मेंबर भी नहीं है, या कोई स्टैंडिंग कमेटी अपोजिशन के पास नहीं है, जबकि बिलावल जरदारी साहब स्टैंडिंग कमेटी से इंजॉय कर रहे हैं, शीरी साहिबा स्टैंडिंग कमेटी इंजॉय कर रही हैं। तो सिंध में तो रियासत जरदार है, सिंध तो फिर इसलिए बदला लिया फिर आपने CM साहब को ना बुला के, फिर बदला लिया गया, इसका मतलब है? नहीं, बदला नहीं लिया, नहीं, हमने तो कहा बादशाह मूड होगा आ जाएंगे, बादशाह की मर्जी है, अंडा दे बच्चा दे, उनका क्या है। शेख साहब जब प्राइम मिनिस्टर जब किसी दौरे पे नहीं लिया शेख साहब, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर किसी दौरे पे होते हैं तो प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान बनता है, लोगों को बताया जाता है कहाँ पर जाना है, उनका प्रॉपर एक दौरा शेड्यूल्ड होता है। उसमें अगर CM को बताया नहीं जाएगा तो वो ऐसे तो नहीं आ सकते ना कि मतलब मैं आ गया, मतलब उनका एक दौरा है, उसमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए थी। देखिए, ये कल का इवेंट था, गवर्नर हाउस में PM नहीं आए, और लाजिम बात है प्राइम मिनिस्टर को पता है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, किसको कहाँ बुलाना है, किसको कहाँ नहीं बुलाना। कल नेवी का इवेंट था, कोई अगर गवर्नर हाउस का तकरीब होती, कोई सियासी बुनियादों या फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई बाकायदा कोई मीटिंग होती तो ज़रूर बुलाया जाता। अब ये PM ऑफिस बताएगा कि उनको बुलाया नहीं गया या वो आए नहीं, मुझे तो उसका मालूम नहीं है। लेकिन बात यह है कि सिंध में तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इन्होंने खुद यहाँ मतलब आइनी इदारों की पामाली की हुई है, जमहूरी इक़्तिदारों की पामाली की हुई है। अब ये अगर आने ना जाने के ऊपर, और ये मीटिंग में कुछ बात करते हैं, बाहर निकल के कुछ बात करते हैं। अगर ये कल बिलावल साहब ने कहा कि हम तो ना करते हैं ना करने देते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ SIDCL जब काम करता है तो कहते हैं ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। मैं कहना चाहता हूँ हम काम करना चाहते हैं और हम काम करेंगे। आज 10 अरब रुपए हमारे MP MNS के जरिए ग्राउंड के ऊपर खर्च हुए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहे हैं 13 साल में। आज क्या 13 साल में दिया क्या कराची को? अब कोई बता पूछे तो सही, 13 साल एक बस नहीं दी है, एक बड़ा अस्पताल अच्छा नहीं दिया है, कराची के कोई एक अच्छी रोड नहीं दी है, दिया क्या है? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कराची में हमेशा गवर्नमेंट का मसला नहीं रहा शेख साहब, ओनरशिप का मसला रहा है, पार्टी ओनरशिप का मसला रहा है। बहरहाल शिकायतें और शिकवे दोनों तरफ से किए जाते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया। लेकिन वही बात है कि वफाक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सिंध हुकूमत का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। असल सवाल सिर्फ ये है कि क्या आवाम को फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो चाहे ट्रांसपोर्ट की मद में हो, पानी की मद में हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में हो। दैट्स द मेन क्वेश्चन। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल के बारे में। कोरोना के केसेस कुछ बढ़े और हमने ये देखा है कि ओवरऑल 81 जानें कोरोना की वजह से गुज़श्ता 24 घंटों में गई हैं और 7.5% अभी भी पॉजिटिव रेशियो है। इसका मतलब है कि अभी भी एहतियात और वैक्सीनेशन साथ साथ लगवाना बड़ा ज़रूरी है। टोटल अमवात की तादाद 24,085 हो चुकी है और लोग धड़ाधड़ वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, लेकिन बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी पैदा हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल एक बहुत बड़ा सवाल पिंडी की तरफ से उठाया गया, रावलपिंडी में जो NCOC की तरफ से रेशो बताई जा रही है, जो ऑफिशियल पेज पर उनके मौजूद है या वेबसाइट पर मौजूद है, पिंडी की इंतज़ामिया जो है वो उसको रिपोर्ट नहीं कर रही है और वो कह रही है कि हमारे अंदाजे के मुताबिक जो केसेस की शरह है वो 32 नहीं 13 से 18% है और डेटा कलेक्शन में उन्होंने गलती की है। तो एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि किस चीज़ के ऊपर बिलीव करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड मौजूद है या जो स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो NCOC दे रहे हैं। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। ओवर मैकेनिज्म है जो सवालात उठ रहे हैं डेटा के ऊपर और फिर ट्रांसमिशन जिस तरह से उसकी हो रही है, क्या वो ठीक है या नहीं है। नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई, सवाल वहाँ से बना है जब रावलपिंडी की इंतजामिया ने कहा कि 32% नहीं 13 से 18% है, यानी कि NCOC के जो डाटा है या गवर्नमेंट जो इकट्ठा करी उसमें इंतजामिया में फ़र्क आ रहा है। इस पर क्या कहेंगी, ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि NCOC के पास वो डाटा आता है जो डिफरेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स, डिफरेंट हमारे जो टेस्ट करने वाली जगह हैं, वहाँ से जो रिपोर्ट्स टेस्ट रिपोर्ट्स जो आती हैं और उसमें जितना पॉजिटिव केसेस होते हैं उसके मुताबिक वो डाटा मुरत्तिब किया जाता है। हो सकता है कोई एक आध फिगर जो है बीच में कई दफ़ा कंपाइल करने में मिस हो जाते हैं, पर ये जाहिर है इसको करेक्ट कर लिया जाएगा।
ये क्योंकि एनसीओसी के पास तो पूरे इलाके से आता है, जितने हॉस्पिटलाइजेशन हुई होती हैं, जितने टेस्ट हुए होते हैं, जितने उसमें पॉजिटिव आए होते हैं, तो किसी एक के पास में भी कोई एक आध फिगर मिस हो गया हो तो वो इंशाल्लाह करेक्ट हो जाएगा। वो करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उस सिटी, उस डिस्ट्रिक्ट या उस एरिया के जितने भी डिसीजंस हैं वो इन्हीं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बेस करके किए जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, दूसरी तरफ जब इंटरनेशनल ट्रैवल की बात आती है तो एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अब मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है या नहीं। यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाला और इंडिया को निकाल दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है जो बड़े दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। और यूके की तरफ से अब जो बयानात आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से डाटा प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया गया था, अपडेटेड नहीं था, जिसकी वजह से हम इसको रिव्यू नहीं कर सके परफॉर्मेंस वाइज। नहीं, डाटा तो मेरा ख्याल है कि जितना ऑर्गेनाइज डाटा हमारे पास मौजूद है एनसीओसी का, वो तो उसमें तो कोई किसी किस्म का गैप नहीं है, बिल्कुल डेली वो अपडेट होता है और डेली वो शेयर किया जाता है। इंडिया का सिर्फ मैं समझती हूँ चूँकि वो एक वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है और वो वाली वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूके में एक्सेप्टेबल है, एस्ट्राजेनेका की, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा उनको वो वाली वैक्सीन लगी है। पाकिस्तान में ज़्यादा चाइनीज़ वैक्सीन यूज़ हुई है जो कि अभी यूके में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो प्रोबेबली दिस इज द रीजन कि उनके पास। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर तो ये बहुत बड़ा सवाल हो गया कि अगर हमारी वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है उस बेसिस पर हमें रेड लिस्ट में रखा जाएगा। शराइत लगाई जा सकती हैं कि जिसने ये वैक्सीन लगाई सिर्फ वही ट्रैवल कर सकता है, लेकिन पूरी कंट्री को रेड लिस्ट में रख देना जग हसाई का बायस भी है। 2-3 लाख रुपया एक आदमी को खर्च करना पड़ता है क्वारंटीन करने के लिए, जो अगर कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में, तो ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर पाकिस्तान को प्रोटेस्ट करना चाहिए यूके के सामने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इस वक्त हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो उनसे नेगोशिएशंस कर रहा है, बातचीत हो रही है, मगर जिसके पास उनकी रिक्वायर्ड वैक्सीन का सर्टिफिकेट मौजूद है उसको वो अलाउ करते हैं विदाउट क्वारंटीन। पाकिस्तान इस वक्त वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, जो लोग बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं उनको वो वैक्सीन लग रही है जो उस मुल्क की रिक्वायर्ड वैक्सीन, मगर उसमें सिर्फ ये कि कुछ लोग ऑलरेडी पहले से वो दूसरी वैक्सीन लगवा चुके हुए हैं, उसके ऊपर भी अभी काम हो रहा है कि हम जो उनकी रिक्वायर्ड वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका कि इस पर काम हो रहा है। इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली इस पर बात होनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस पर पहले ही बात हो जाए कि कौन सी वैक्सीन है, चाहे वो सऊदीया हो, यूके हो, दीगर ममालिक हो, ये मामला सेटल डाउन होना चाहिए, क्योंकि जो मुसाफिर हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान के सूरत हाल के हवाले से। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त है उसके असरात पाकिस्तान, चाइना और पूरी दुनिया तक उसके पहुँचने हैं। इसी वजह से अब कतर में मुज़ाकरा एक बार फिर शुरू हुए हैं ताकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हों और मुज़ाकरात करें और फिर उसका कोई हल तलाश किया जाए जो पीसफुल हल हो, जो कि 20 साल कोशिश की गई है, लेकिन अब देखा गया कि फिर से मसाइल सामने आ गए। बिल्कुल, एक तो फिर से मसाइल इंटरनेशनली ये पीस डायलॉग्स के साथ हल होंगे, जहाँ अमेरिका के इनखला की बात होगी, इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात होगी, इंडिया के इनखला की बात होगी, और फिर उसके साथ साथ कुछ कॉमन ग्राउंड्स निकाले जाएंगे। लेकिन वहीं पर एक इशू जो पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान चल रहा था कि बॉर्डर बंद कर दिया गया था, उनकी कुछ शराइत थी, उन 5 शराइत में से 3 एक्सेप्ट कर ली गई हैं और बाबे दोस्ती जो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर है, ऑफिशियल बॉर्डर, उसको खोल दिया गया है। कुछ शराइत हैं जिस पर बात की गई है कि पैदल आमदरफ्त के लिए रोजाना 8 घंटे वो खुली रहेगी, आमदरफ्त शनाख्ती कार्ड के अलावा अफगानी दस्तावेज और मुहाजिर कार्ड पर भी हो सकेगी। तो कुछ कॉमन ग्राउंड्स वहाँ पर भी फिगर आउट कर लिए गए हैं और ताकि दोनों ममालिक के इंटरेस्ट की जो ट्रेड है, जो चीज़ें हैं वो ओपन है। बिल्कुल, इसके साथ साथ पेशरफ चल रही है जी तालिबान की अफगानिस्तान में, इस पर हम बात करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या इस वक्त देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं। हमाद गजनवी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तजिया का एनालिस्ट हैं। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जो इस वक्त सिचुएशन है आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान को पूरी दुनिया इस वक्त फॉलो भी कर रही है। ट्रेड पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की दरमियान में रुक गई, तालिबान ने बॉर्डर बंद कर दिए, लेकिन अब थोड़े मामला बेहतर हो गए हैं। इसके बाद हम मुज़ाकरात की बात भी करेंगे, लेकिन जो ट्रेड के हवाले से जो बॉर्डर सील हुआ था खोल दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? बॉर्डर जो हमारा खुल गए अच्छी बात हुई, लेकिन ये इस तरह के हिकअप्स जो हैं ये आते रहेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान एक वॉलेटाइल सिचुएशन में है, तो वहां पर जैसे आप जानते हैं मरकजी कंट्रोल जब कमजोर हो जाता है तो फिर वॉर लॉर्ड्स भी पैदा होते हैं, इलाकाई कमांडर्स जो हैं वो भी फैसला कर लेते हैं और ऊपर बात पहुंचने में वक्त भी लग जाता है कि मरकजी क़यादत कोई फैसला करे या उनको कहे कि नाफुल लो ये नहीं करना। तो इस तरह जो चेन ऑफ कमांड है वो हायरार्की टूटी होती है, क्योंकि जंग के हालात है वहां पर। तो ये अच्छी बात हुई और आइंदा भी इंशाल्लाह ये हमारे साथ इनका मामला चलता रहेगा। लेकिन
ये तवक्को ना रखिए कि ये बिल्कुल हमवार रहेगा। इसमें नशे फराज आते रहेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान की मजमूई सूरत हाल जो है आप जानते हैं कि बहुत तशवीशनाक है। पूरी आलमी बरादरी, अफगानिस्तान के सब हमसाए इंतहाई मुशव्विश है, तशवीश में है कि इस मामले को ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां पे खाना जंगी हो रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी लास्ट डिच एफर्ट्स जिन्हें कहते हैं ना, आखिरी कोशिशें कर रही है। आपने जैसे हवाला दिया कि दोहा में आज भी यूएन के ज़ल्म खलीलजाद भी वहां पर हैं और अफगानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं उन सब की आज वहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल एक और बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है वहां पर जिसमें पाकिस्तान भी मदऊ है, यानी अमेरिका, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, ये सब जितनी एफर्ट्स हो रही है। सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी इमरजेंसी जिसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया और बड़ा एहतजाज भी हमने किया। तो मैं इशारा ये कर रहा हूँ कि ये सारी कोशिशें यही हो रही हैं कि अफगानिस्तान में एक ब्रॉड बेस जिसे कहते हैं एक कसीरुल बिना हुकूमत वो कायम की जा सके। और लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान की इस वक्त जंगी सूरत हाल है, यानी जंगी फतूहात है, उनकी कामयाबियां हैं, वो एक के बाद एक सूबा जो है वो उनके कब्जे में जाता जा रहा है। और अब वो नॉर्थ में है, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंदूज भी चला गया और मज़ार शरीफ भी चला गया और शबरगान तो चला गया था। तो ये इलाके जो हैं ये सारे आहिस्ता आहिस्ता तालिबान के कब्जे में जा रहे हैं। और ये हैं नॉर्थ में, क्योंकि तो एक का बॉर्डर ईरान से लगता है, वो ईरान भी उस पर परेशान है क्योंकि वहां पर हिजरत हो रही है, लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर पर सरकारी अफसर जो होते हैं जिन पर ये गुमान होता है जिन्हें कि हमें तो गद्दार समझा जाएगा और दूसरी फौज जब कब्जा कर लेगी तो सबसे पहला निशाना हम बनेंगे, इसलिए वो हिजरत का भी एक समय है। तो ओवरऑल अफगानिस्तान की डिटेल में तो बात करते हैं, लेकिन वहां पर सूरत हाल तशवीशनाक है, वहां पे जंग हो रही है और तालिबान जो है उनका कब्जा लोगों को नजर आ रहा है, वो उस पर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया का तकरीबन कंसेंसस होता जा रहा है कि यहाँ पर ताकत के जोर पर अगर कब्जा किया गया तो हम उस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान का तो इस पूरे साल में क्योंकि नजर तो ये आ रहा है कि तालिबान का बजोर वो कब्जा करने जा रहे हैं, तो उस बाद भी हमें आसानी नजर नहीं आएगी उस हुकूमत को फिर बनने में और तस्लीम करवाने में और इंटरनेशनली उसको जैसे कह भी रहे हैं वो पराया स्टेट बन जाएगी। ब्लिंकन ने कहा था अमेरिकन ने, तो वो कह ही रहे हैं कि आपके ऊपर सैंक्शंस, आपके ऊपर पाबंदियां, ये सब चीजें आएंगी अगर वहां पर बजौर ताकत कब्जा किया गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पे तो बजौर ताकत कब्जा हो रहा है। तो इससे भी कुछ ऐसी सूरत हाल है जिसे रोकने के लिए जिस तरह मैंने इशारा किया कि अमेरिका, चाइना, रशिया ये सब मालिक चाहते हैं कि अफगानिस्तान में असाद और खाना जंगी इस हद तक न बढ़े कि पूरा खित्ता उससे मुतासिर हो। और तमाम जो है उनके अपने अपने कुछ मसाइल हैं जिनसे वो बचना चाहते हैं। अफगानिस्तान की खाना जंग के मुल्कों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। सही कह रहे हैं हमारे साहब कि अच्छी खबर नहीं है खाना जंगी की, लेकिन आपने जैसे कहा कि हिजरत कर रहे हैं अपने अपने करीब तरीन बॉर्डर से जो भी कंट्रीज़ लगती हैं, तो शायद ये भी रियलाइज़ हो कि पाकिस्तान कितने सालों से ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त भी कर रहा है, अकोमोडेट भी कर रहा है और होस्ट भी कर रहा है, तो पाकिस्तान का किरदार और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। लेकिन बात वही है कि खाना जंगी की सूरत हाल तो कोई भी नहीं चाहता, बट वो एग्जिस्ट कर रही है। हम ये कह देते हैं कि हमारा अफगानिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अफेक्ट भी हम हो रहे हैं, वो चाहे हमारी इक्तसादियात हों या मुल्की अमन की बात हो। हम कहाँ पे पोजीशन अपनी क्लियर करके स्टांस ले सकते हैं जहाँ पे बड़ा वाज़िया हो जाए, और ले भी रहे हैं कुछ डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट इंटरव्यूज में? हमारी पोजीशन इस वक्त जो हमारी अनाउंस पॉलिसी है वो बहुत ही मुतवाज़न है। मुतवाज़न इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया के साथ इस वक्त हम अलाइंड हैं। हमारी जो पॉलिसी है, हमने जब ये कह दिया कि हम भी अफगानिस्तान में तालिबान, हमने नाम नहीं लिया, हम कह रहे हैं कि वहां पर कोई भी हुकूमत अगर वो बजोर शमशीर यानी ताकत के बलबूते पर आती है तो वो हमें कबूल नहीं है। पीपल्स चॉइस आएगी तो हमें कबूल होगी। वेस्ट का सबका यही स्टांस है, जो बहुत ही अच्छी चीज है। हम कोई अलहदा दुनिया से स्टांस नहीं ले रहे। जैसे आपको याद है 1996 से 2001 तक वहाँ तालिबान की हुकूमत थी, तो पूरी दुनिया ने उसे तस्लीम नहीं किया हुआ था, लेकिन हमने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, सऊदी अरब, 3 मुल्कों ने सिर्फ उसे तस्लीम किया हुआ था। तो उससे हमारे लिए भी कुछ मसाइल पैदा हुए थे। लेकिन ये हम इस वक्त हमारी पॉलिसी दुनिया के साथ अलाइंड है
और हम ऐसे तौर पे कह रहे हैं, देखिए ना हमारा जो बॉर्डर है हमने इसको महफूज तो बना लिया पहले की निस्बत। हमने तो कितना है 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है 90% और हम उसको तकरीबन महफूज बना लिया हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर फॉल आउट नहीं आएगा। देखिए वहां पर हमारे यहाँ पर जो TTP है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो वो पहले ही बड़ी शैप आ चुकी है। आपके मुल्क में आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ती जा रही है। तो हम बड़े मोहतात हैं। पाकिस्तान का मसला जो है बहुत यानी अफगानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा मुतासर होने का जिसको अंदेशा है, खदशा है या ताकीद आती है, तो सबसे ज्यादा मुतासर पाकिस्तान है। आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हो। इसका फायदा उठाया था भारत ने बहुत कोशिश की थी कि वहां पर अपने काउंसलर्स बनाए, बॉर्डर्स पर मैनूवर किया जाए, कोशिश की जाए। लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता कि अमेरिका के जाने के बाद भारत का भी इंकलाब चूंकि शुरू हो चुका है, बहुत सी जगह पर खाली भी कर दिया, जहाज भेजे जा रहे हैं अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए, तो आपको लग रहा है कि भारत के लिए बहुत बड़ी ये सुबकी हुई है कि जो सिचुएशन उसको सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश जो की गई थी सिचुएशन को, उसमें कामयाब उस तरह हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, हिंदुस्तान को सुबकी क्या कहें, वो हिंदुस्तान का मामला ये था ना कि वो इस हुकूमत की तरफ उनका रवैया जो था वो गर्मजोशी का था और तालिबान के वो अपना मुखालिफ समझते हैं, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी समझा जाता है, पूरी दुनिया समझती है। तो हम बल्कि इस तसव्वुर से और इस तासुर से पीछे हटने के लिए बड़ी हमें कोशिश करना पड़ रही है, क्योंकि आज भी यानी BBC का मैं कल भी सुन रहा था, बड़ी सख्त बातें भी लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ये बच्चे हैं, ये उनके पाले हुए लोग हैं और इनको पाकिस्तान पर भी सैंक्शन आने चाहिए। ये नहीं हद तक भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। मैं इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शामिल करूंगी और इस पर हम मजीद भी बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो शामिल करेंगे। लेकिन और हमाद गजनी साहब, आप भारत के हवाले से जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगे थे वो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हमाद गजनवी साहब जो हैं हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जो बात थी जो कि भारत के हवाले से वो करना चाह रहे थे वो इसमें यही है कि भारत को चूँकि इस वक्त जो एम्बेरसमेंट हुई है, सिमल $4 अरब से ज़ायद की रकम उसने इन्वेस्ट की अफगानिस्तान में और अमेरिका के जाने के बाद, जो कि एक्सपेक्ट भारत नहीं कर रहा था कि अमेरिका शायद इस तरह चला जाएगा, लेकिन अमेरिका चला गया, पीस डालो की बात हो रही है, अमेरिका गया वो गया और अब भारत को जाना पड़ा है निकलने से पहले इंडिया और आपको पता है कि वहाँ पर स्पेशल प्लेन्स भेजे जा रहे हैं अपने लोगों को वहाँ से इनखला करने के लिए। दैट मीन्स कि ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बिल्कुल, हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ड्रॉप हो गई थी उनकी। हमारे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आने वाला था, इंडिया के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि हम वहीं से कंटिन्यू करें कि रात के अंधेरे में अमेरिका भाग गया और सुबह होने से पहले इंडिया भी भाग गया। मतलब वो खाली कर रहा है अपनी जगह वहां से सारा, लेकिन दुनिया की नजर दूसरी तरफ मबजूल करा देता है ऐसे फेक खबरें देकर, झूठ बोलकर के दहशतगर्द दाखिल हो गए, पाकिस्तान अटैक करने लगा है कश्मीर साइड से या इंडिया की साइड के ऊपर। जी, अब मैं जैसे कह रहा था कि हिंदुस्तान के बड़े कोजी ताल्लुकात थे इस हुकूमत के साथ, अशरफ गनी के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ तालिबान के साथ उनके बुरे ताल्लुकात हैं, तारीखी तौर पे बुरे ताल्लुकात हैं जी। तो जो हम लोग यहाँ देखते हैं ना, हर चीज को हम इंडिया पाकिस्तान एक चीज बन जाती है वो आखिरकार, चाहे वो की जेवलिन थ्रो ही क्यों ना हो रही हो, हम उसे इंडिया पाकिस्तान का तराजू बना देते हैं। तो उस हवाले से आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हजीमत हो रही है वहां पर, उसको पिछड़ना पड़ रहा है, उसकी जगह खाली हो रही हैं और वो गैर महफूज तस्वुर करते हैं अपने आप को तालिबान का अगर वहां पे कब्जा हो जाता है। हालांकि तालिबान मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया को इम्प्रेशन दें कि जो ट्रेडिशनल हमारी राइवलरीज थी अफगानिस्तान के हवाले से अब वो बाकी नहीं रही, लिहाजा आप इंडियंस के साथ वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं तालिबान और अपने आप को ये जाहिर कर रहे हैं कि हम वो जो ब्रूटल एक तस्वुर है उनके बारे में कि लिबरल इमेज देना चाह रहे हैं जी, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक रीजनल और ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिले और कोई ऐसी बात उनके साथ मंसूब न की जाए जो गैर अकली हो या बड़ी जी। तो तालिबान का रवैया ये है। लेकिन आपने जो हिंदुस्तान के बारे में कहा
वो ठीक है, हम थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं। सही, हम मुस्कुरा सकते हैं, मैं तो मुस्कुरा हंस रहे रही हैं। हूँ खुल के। हाँ, और हंस भी रहे हैं, बिल्कुल। हमारे गजनवी साहब का बहुत शुक्रिया। और आपने जैसे कहा कि तालिबान इस वक्त मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं बेहतर इमेज के लिए, उसमें आप देखें कि यूके ने भी कहा कि हम उनसे ताल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे। चाइना गए थे, वहाँ पर ऑफिशियल अकाउंट्स बना रहे हैं, वो मीडिया से चाइना जाकर बात करना, इसका मतलब है कि आप रीजनल स्टेक होल्डर्स, रशिया हो या कतर हो, सऊदी अरब हो, दीगर ममालिक हो, इनके साथ बात करके अपना बेहतर इमेज करेंगे, तभी आगे चलेंगे। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि इंडिया वहां से जा रहा है, क्योंकि जिस गवर्नमेंट पर वो भरोसा करता था, कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी पोजीशन कमजोर हो रही है, तो बस दुम दबा के भागा जाए वहां से। फिलहाल उसको अपना वे आउट अफगानिस्तान में उस तरह से नजर नहीं आ रहा। सो वी आर स्माइलिंग, आप भी स्माइल कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर चर्चा भी होता है, बात भी होती है, और गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करती है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि गरीब आदमी का उससे फ़ायदा होगा। ऐसा ही ये प्रोजेक्ट नया हाउसिंग अथॉरिटी के तहत शुरू किया गया। नया घर जो दिया जाता है लोगों को, मुस्तहिक लोगों को, ऐसे लोगों को जो ज़्यादा पैसे नहीं पे कर सकते हैं, तो उनको अकोमोडेट करके, सब्सिडाइज करके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मनसूबा कहीं ना कहीं खतरे का शिकार हो रहा है। जी, और कुछ इश्यूज आ रहे हैं। उसमें यह है कि जी माहौलियाती प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एतराज़ात लगाए हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कि ज़ेर ज़मीन पानी वहाँ पर कम है, तामीर के लिए पानी कहाँ से लाया जाएगा। फिर ये भी पूछा गया कि ट्रांसपोर्ट का क्या निज़ाम है, कुछ वाज़ेह नहीं है। कमर्शियल एरियाज़ के हवाले से कोई प्लान नहीं दिया गया। फिर DGEP ने भी एतराज़ात लगाए कि ये तमाम इशू जो है स्टैंड कर रहा है, इसको केटर नहीं कर रही नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। फिर इसके अलावा एक और इशू भी है कि सिंध जो है वहाँ से कुछ मसाइल आ रहे हैं कि ज़मीन जो है वो नहीं मिल रही इस अथॉरिटी को, तो फिर उस पर क्या गवर्नमेंट सोच रही है, किस तरह से इसको मैनेज करना है, इस पर हम बात करेंगे। स्पोक्स पर्सन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये इशू के माहौलियाती प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एतराज़ात लगाए हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या एतराज़ात हैं, उसका जवाब क्या है आपके पास? बहुत शुक्रिया अबूज़र और सीमल आपका। अच्छा देखें, मेरा ख्याल है ये एक मिस रिपोर्टिंग का केस है। पहली बात तो ये कि कोई एतराज़ नहीं लगा। दूसरी बात ये कि जब भी कोई इतना इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट शुरू होता है तो पब्लिक हियरिंग्स होती हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स आते हैं, वो अपने अपने कंसर्न बताते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्रूफ बनाया जा सके। अगर कोई सुकम रह गया है तो उसको बिफोर हैंड दूर कर लिया जाए। सही। इसी किस्म की एक पब्लिक हियरिंग चल रही थी। मेरे पास जो है इनकी ये प्रेस रिलीज पड़ी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें इतराज़ उठाया गया है। हाँ, अलबत्ता जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, 3 उन्होंने कंसर्न्स पेश किए थे, जिसमें नंबर 1 उन्होंने पूछा था कि ये ट्रांसपोर्ट के किस तरह मामला सेटल हुए हैं और क्या ट्रांसपोर्ट के इंतजामात हैं। उसमें उनको मौके पर ही तशफ़ी बख्श और तसल्ली बख्श जवाब दे दिया गया था कि CDA के जो बाय लॉज हैं उनके मुताबिक ट्रांसपोर्ट के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। दिखाया भी गया था, बताया भी गया था, और राइटिंग में ये जवाबात जो है जमा करा दिए गए थे, जिसके ऊपर शी वॉज क्वाइट कन्विंस्ड। दूसरा जो उन्होंने सवाल किया था वो था कमर्शियल एरिया से मुतल्लिक कि ये ना हो कि कोई ओवरलैपिंग हो जाए और या फिर लोगों के लिए कोई मुश्किलात हों। उसमें उनको बताया गया कि जो ओरिजिनल डिज़ाइन है, पहले दिन से ही इसमें कमर्शियल सेक्टर्स को अलग से डिज़ाइन किया गया है, ये अलग से कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, और इसके अगेन CDA के जो तमाम बाय लॉज को मलहूज़ खातिर रखते हुए कमर्शियल एरिया जो है डिज़ाइन किए गए हैं। अगेन शी वॉज सेटिस्फाइड एंड शी वॉज कन्विंस्ड। तीसरा जो उनका कंसर्न था वो पानी पे था। उनका कहना था कि जो CDA का पानी है वो पीने के लिए होता है और उसको आप इस तरह कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल ना करें। इसके ऊपर उन्हें ये बताया गया कि इसकी जिम्मेदारी CDA की है और डेफिनेटली वो पीने का पानी इस्तेमाल नहीं होगा, उसके जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसके बारे में उनको राइटिंग में ये बताया जाएगा कि कौन से जो सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल बाउजर जो डिफरेंट वाटर सप्लाई कंपनीज हैं उनसे टैंकर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलग से इस प्रोजेक्ट के लिए ट्यूबवेल लगाया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी CDA पे है और CDA इसका जो राइटिंग में जवाब जमा कराएगी। तो ऐसे एतराजात वाली कोई बात नहीं थी। ये एक नॉर्मल रूटीन में क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन आए थे जिनका जवाब मौके पर ही दे दिया गया था और राइटिंग में जमा करा दिया गया था। जी आसिम साहब, जैसे आपने कहा कि ये एतराजात नहीं है, तो जहां से हम देख रहे हैं ये क्वेश्चंस एतराजात ही हैं, वो चाहे पानी के हवाले से हो, कमर्शियल के हवाले से हो, ट्रांसपोर्ट के हवाले से देखिए ना, उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट का मसला होता है उसको क्लियर कर दिया, तो ये अच्छी बात है। मसला है ना जी, हाँ बिल्कुल, उसमें उनका बेसिक कंसर्न ये था कि जो फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, क्या
बेसिक कंसर्न था क्या कार पार्किंग की जगह अवेलेबल है इन रेजिडेंट्स के लिए, उसमें उनको नक्शे में भी बता दिया गया और सीडीए के बायलॉज के मुताबिक मेजरमेंट्स के हिसाब से भी बता दिया गया कि इतने बाय इतने की स्पेस जो है फी घर कार पार्किंग के लिए अलॉट की गई है। तो शी वाज क्वाइट कन्विंस्ड एंड सो ये अच्छी बात है एंड आई थिंक ये सेगमेंट भी हमने इसीलिए किया कि कंसर्न्स हो, एतराजात हो, सवालात हो, वो उठते हैं, उनके जवाबात क्या हैं, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कि हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हम अपना घर लेना चाहते हैं, लोगों के लिए बड़ी उम्मीद है ये प्रोजेक्ट, तो क्या ये खतरे का शिकार हो गया, गवर्नमेंट इसको कैसे क्लियर करेगी, क्या प्लान है। सो आई थिंक इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड सेगमेंट हम करते हैं ताकि लोग ज्यादा इस तरफ मुतवज्जे हों। बिल्कुल। इसके साथ साथ वासिम साहब, अब चूंकि ये अगर शुकूक शुबहात आपने दूर कर दी हैं, सिर्फ रावलपिंडी के हवाले से थे या अगर कहीं और पे भी मसाइल हैं तो वो भी बता दी ताकि सवाल बनने से पहले ही आप अगर बता दें कि यहाँ इश्यूज हैं, हम उनको केटर कर रहे हैं। अच्छा देखें अबूजर, जब इतने बड़े स्केल पे कोई भी आइडिया या प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, पूरे मुल्क में एक मैस स्केल कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, तो एरिया टू एरिया डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बैठते हैं। और बल्कि इसमें तो देखें कि संजानी जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें गरीब लोगों को सस्ते और म्यारी घर देने हैं और नंबर 2 इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है उस एरिया में। अब ये जो प्री प्रोजेक्ट हियरिंग्स हो रही हैं, इसका बुनियादी मकसद यही है कि अगर किसी के दिल में कोई शकूक शुबात हैं या किसी के पास कोई अच्छी सजेशन है तो वो प्रोजेक्ट से पहले आ जाए और उसके बाद एक गो में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। नंबर 2, आपने क्वेश्चन किया था सिंध का कि सिंध कोऑपरेट नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, मैं उसमें आपको बता दूं कि इनिशियली तमाम सूबों से जमीन मांगी गई थी कि आप अपनी जमीन जो है वो हमें दें और उसके ऊपर लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स कंस्ट्रक्ट होंगे जो गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लेकिन ग्रेजुअली वी रियलाइज कि इसमें काफी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब तक कि वो रिजॉल्व ना हो जाएं तो ये सरकारी जमीन नहीं ली जाएगी। इसलिए किसी भी सूबे से फिलहाल जमीन नहीं ली गई। जो सूबों में कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सूबे की जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज कंस्ट्रक्शन कर रही हैं या जो जिलाई डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। नेफ्डा का जो ज्यादा फोकस है वो ये है, जो हमारी निगोशिएटेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जिसके तहत प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज और लैंड डेवलपर्स जो हैं, उनको तरगीब दी जा रही है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि वो आगे आएं और वो हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। अब तक अल्लाह का शुक्र है कि 210 इस तरह के प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं। 3.5 लाख केनाल के ऊपर प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो 30 लाख से ज्यादा घर बनाने की ऑफर कर चुके हैं। अभी तक शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 48 प्रोजेक्ट 70,000 घरों के। और उसमें आप देखेंगे कि मैं आने वाले वक्त में आपको डिटेल्स भी दूंगा कि सिंध का बड़ा अच्छा खासा चंक है। जहां तक कंस्ट्रक्शन के और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, सिंध में अभी तक हम 270 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर चुके हैं और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख जॉब्स क्रिएट होने जा रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो नेफ्डा के साथ मुसलसल राब्ते में है और हर हफ्ते हमारी एंगेजमेंट्स जो है वो चल रही हैं। बिल्कुल सही। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन सिंध हुकूमत की तरफ से है, कोलैबोरेशन है, सिर्फ शराकतदारी उस तरह से नहीं है कि सरकारी अराजी वो फराहम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि सिंध ने ये भी कहा कि हमारा अपना प्रोजेक्ट है बेनजीर हाउसिंग स्कीम, हमने उसको भी आगे लेकर चलना है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये एक हाउसिंग मिनिस्ट्री की बात है। ये हाउसिंग मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी हाउसिंग, नेफ्डा इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो गरीब लोगों के लिए सस्ते जो घर हैं वो बनाने में यकीन रखता है, या ये उनका मैंडेट है। ये जो जमीन लेने देने की ये जो खबर आप दे रहे हैं, ये जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसका और सिंध गवर्नमेंट का मामला है। नेफ्डा के साथ सिंध गवर्नमेंट का अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। जो जमीन इनिशियली मांगी गई थी तमाम सूबों से वो फिलहाल डेफर कर दी गई है तमाम सूबों के लिए। मतलब वो पहले ही डेफर और जो प्राइवेट बिल्डर्स के साथ मिलकर हम वेंचर कर रहे हैं वो अल्लाह का शुक्र है बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली अभी ऐसी कोई जमीन अभी आप मांग ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेशन थी। सरकारी जमीन आप नहीं लेंगे और सूबे ही उसको अपने कैपेसिटी में बनाएंगे और साथ आप इन्वेस्टर्स लेके आएंगे ताकि ये मामला जो है मसला हल हो जाए, ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल। अच्छा अबूजर, उसमें मजीद अगर सूबे अपनी जमीन पर अपनी मर्जी से कोई लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो नेफ्डा इस हद तक जरूर उनको फैसिलिटेट करेगा कि हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने से पहले ही उनको क्लाइंट दे देंगे। यानी अगर वो 2000 सस्ते अपार्टमेंट्स बनाते हैं तो हम उनको 2000 ग्राहक दे देंगे ताकि एक अच्छा एक बिजनेस विजिबिलिटी बन सके। ऐसा हम पंजाब हुकूमत में पेरी अर्बन के नाम से कर रहे हैं। अगर सिंध ये चाहेगा या बलूचिस्तान या कश्मीर कोई भी ये चाहता है कि
प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अपनी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर खुद कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं और वो हमसे क्लाइंट लेना चाहती हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। सही, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आसिम साहब फॉर क्लियरिंग आउट ऑल द कंसर्न्स एंड एतराज़ात, जिसको हम कहते हैं उर्दू में कि शिकायतें भी आती हैं, लोग एतराज़ भी लगाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक हियरिंग जब हो जाती है तो फिर पूरे प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई भी फॉर्मेलिटी, कोई भी लीगल रुकावट उस तरह से नहीं आ सकती कि आप पहले कंसर्न्स और एतराज़ात दूर कर लेते हैं और फिर अपना प्रोजेक्ट आगे होता भी है। जब ऐसी खबरें आती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो शकूक व शुबहात दूर करने के लिए ऐसे सेगमेंट्स रखे जाते हैं ताकि मसाइल आपके दूर हो, अगर ऐसा कोई इशू है तो वो भी रिजॉल्व हो जाए। आसिम शौकत साहब ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़न, आज दुनिया भर में यौम ख़िताती यानी कि वर्ल्ड कैलीग्राफी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जहाँ पर दुनिया में मुसलमानों का बहुत नाम है बहुत से कामों में, वहाँ पर ख़िताती के अंदर नाम बनाना, और वो आर्टिस्ट जिन्होंने दुनिया भर में ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि मज़हब इस्लाम को प्रमोट किया थ्रू देयर आर्ट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, और इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है इसीलिए है क्योंकि इसके एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त आर्ट भी है, फिर इसकी प्रमोशन भी ज़रूरी होती है कि जिन लोगों को नहीं मालूम है इसकी क्या डायनेमिक्स हैं, किस तरह से ये काम किया जाता है, इस पर क्या ज़रूरियात हैं, मज़ीद पर किस तरह से काम करना चाहिए, पाकिस्तान में इस पर क्या सिचुएशन है, तो इस पर हम बात करेंगे। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के, बिन कलंदर के नाम से इनकी कैलीग्राफी बहुत फेमस है। ताहिर बिन कलंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, और पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी इन्होंने बहुत एग्जीबिशंस किए हैं और पाकिस्तान का नाम इन्होंने इस तरह से भी रोशन किया है। उन्हें वेलकम कहते हैं स्टूडियो में। ताहिर बिन कलंदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। बिग फैन ऑफ योर वर्क बाय द वे। थैंक यू बहुत। कैलीग्राफिक पीसेस जो नज़र आते हैं, बस ये बात ये है कि अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो अगर पूरी दुनिया में अगर आर्ट को देखा जाए तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में बिज़नेस भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, तो इसके अलावा और बिज़नेस की दुनिया में बात हो रही होती है, कारोबार की बात हो रही होती है, आज की दुनिया कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे चाइना की बात होती है। तो आई वुड से कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से अगर इसको फ़रोग़ दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो आर्ट का सर्कल है वो बहुत अच्छा बिजनेस जो है पाकिस्तान में ला सकता है, और ला रहा है ऑलरेडी, रेवेन्यू बहुत अच्छा ला रहा है। तो इट मीन्स कि मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो थे, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, इवन ही वाज अ वेरी क्लेवर बिजनेसमैन, लेकिन उनके पास अप्रॉक्सीमेट को $50 मिलियन की पेंटिंग्स थी उनके पास, और वो शौक के लिए कुछ नहीं रखेंगे, हर चीज़ बिजनेस के लिए रखेंगे। तो आज के दौर में अगर देखें तो आर्ट इज़ नॉट लाइक कि अगर बंदा देखा जाए कि एक आर्टिस्ट है और वो पुराने ज़माने में होता था, वो फटे कपड़े हैं, वो ठीक है, वो एक स्टाइल होता है बंदे का सारा ये वो, बट नाउ द टाइम आर्ट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन, और इसको प्रोफेशनली और प्लस इसको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेसिकली बहुत अच्छा स्कोप है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान अगर इस पर बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ताहिर साहब बताइएगा कि कहाँ पर आपको लगा है कि पाकिस्तान में इस पर, क्योंकि स्कूल्स तो हैं, सेंटर्स भी हैं जहाँ पर सिखाया भी जाता है, लोगों को शौक भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा है नहीं है, प्रमोशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ क्या हैं जो कि केटर किए जाने चाहिए? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक आपको बात बताऊँ, समटाइम एक होता है कि वो इलामा इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। कि बचपन से सुनते रहे हैं शेर और बड़ा कॉमन लगता है, लेकिन जब अब उसकी आप डेप्थ में जाते तो पता चलता है हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आप डाल सकते। मतलब इमरान खान उठ के करे, नवाज शरीफ करे, जरदारी करे, या हमारे जो भी हैं बेसिक पॉलिटिशियन, उनकी अपनी एक लाइन है, अपना एक सिस्टम है। सबसे पहली बात है कि एज ए इंडिविजुअल व्हाट यू कैन डू, हाँ ये उनसे शिकवा ज़रूर रहता है, ठीक है, कि छोटे से छोटा क्रिकेटर भी होगा तो वो भी करोड़ों रुपया कमा लेगा, हाँ, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े मेडल्स लेने वाले जो होते हैं साइड पे रह जाते हैं, ये एक इशू है। लेकिन छोड़े इन चीज़ों को, ये सारी दुनिया में चलता है। बट बीइंग एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूं तो आपको अपने पाँव पे खुद स्टैंड लेना चाहिए, और खुद से भी आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। बिल्कुल, नहीं गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि जनरल रुझान बड़ा कम परसेंटेज है जो एक्चुअली आर्ट या इस तरह की साइड को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है या करियर ऑप्ट करना चाहता है आर्ट्स के अंदर। यहाँ नॉर्मली लोग हॉबी के तौर पर करते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद वो पैसा नहीं कमा सकेंगे, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे अगर उन्होंने आर्ट को प्रोफेशन बना लिया। आप एज एन आर्टिस्ट इसकी किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे उन यंगस्टर्स के लिए जिनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो आना चाहते हैं बट डरते हैं
कि शायद हम अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे? देखिए, एक चीज़ है कि अगर आज की आप बात करें तो मीडिया इंडस्ट्री की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। मीडिया इंडस्ट्री, इतने सारे चैनल्स हैं, स्कोप और बड़ा है, खुला है। इवन अगर आप एक्टर्स की बात करते हैं, अगर एंकर्स की बात करते हैं, आप अगर उसकी सहाफ़त की बात करते हैं, तो एक स्कोप है, एक चीज़ें हैं। देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, लॉट ऑफ थिंग्स, ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली। लेकिन जब आर्ट के अंदर आप आते हैं तो आर्ट के अंदर भी उसी तरह टाइम बाय टाइम बहुत सारी ऑप्शंस पैदा हुई हैं। फॉर एग्जांपल, पहले ज़माने में सिर्फ मोहल्लों में घर बनते थे, ठीक है, एक सिंपल सिस्टम था। आज सोसाइटीज़ बनती हैं। जो भी घर बनाता है एक आर्किटेक्ट हायर करता है, जो भी बनाता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करता है। इंटीरियर डिज़ाइनर ने करना होता है कि वहाँ पे आर्ट की पेंटिंग्स लगानी होती हैं। दुनिया के अंदर ये तो होगा आपके इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसके अलावा आर्ट दुनिया ग्लोबल विलेज है, सोशल मीडिया, लोग देखते हैं सब कुछ, तो लोगों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। इवन मैं आपको सच बात बताऊं जी कि सम टाइम हम किसी एग्जीबिशन को मैं अगर क्यूरेट करना चाहता हूं या अगर मैं उसको मैनेज करना चाह रहा हूं, तो मुझे अच्छे आर्टिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हाँ, 10 आर्टिस्ट हो तो 8 या 5 आर्टिस्ट क्वालिटी वर्क नहीं दे रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो असल जो आप बात कर रही थी कि बेसिकली कि यहाँ पे जो एक उनको वो नहीं मिलता, एक स्कोप नहीं मिलता। देखिए, स्कोप बहुत है पैदा हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा मजदूर भी है ना, तो उसके लिए कमी नहीं है रोजे की, लेकिन बशर्त कि वो अच्छा हो, सॉरी लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हार्ड आराम ना हो। हाँ, बिल्कुल सही इसलिए है। हार्डवर्किंग हो, आप हाँ, मेहनत करें, बहुत बड़ी कुछ बात ना की कुछ आपने। मिलेगा। क्वालिटी वर्क करें और अगर काम करना चाहते हैं तो ऑप्शंस अपना एक स्टाइल, अपनी एक चीजें, अपनी एक मेहनत के साथ चीजों को प्लान करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत स्कोप है, बड़ी जबरदस्त आपने बात यू की है। कैन इवन एन आर्टिस्ट कैन अर्न द मिलियंस एज वेल। और ऐसे हैं भी बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे मैं हैं। बताऊं जी कि पिछले दिनों आर्टिस्टों के ऊपर जिसे कहते हैं वो छापे पड़े जी कि टैक्स नहीं दे रहे। अब ये सोच लें, मुझे फोन आया एक साहब का, I would not like to mention the name, ठीक है ना, he was asking me I want to buy the paintings, मैंने कहा ठीक है। तो खैर उसके बाद ये सारी चीजें ये तो मतलब ये तो हो गया, सही है। चताई साहब, But- अब चूंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और अगर मजीद काम करें तो और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एग्जीबिशंस आपने पूरी दुनिया में किए हैं, पाकिस्तान में तो आपके बहुत से मदा हैं, बहुत से ममालिक में आप गए हैं। आपको कहाँ पे लगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स या भी लोग ज़्यादा पसंद करते थे आपके काम को, ज़्यादा से अच्छा वहाँ से फीडबैक ज़्यादा आया? ये तो ऐसी बात है कि मैं कभी भी कहता हूँ किसी मुल्क के बारे में बात करूँ तो कहीं वो वीज़ा ही ना बंद कर दें आने का, ठीक है ना, कहते हैं अच्छा खैर कम टू द पॉइंट। असल चीज़ ये है कि ऑनेस्ट सच बात बताऊँ जी कि वो कहते हैं मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, देते हैं सरूर अव्वल लाते हैं शराब आखिर। ये इलामा इकबाल का शेर है कि पहले सरूर देते हैं फिर उसके बाद आपको मैं खाने मिलेंगे। बात यह है कि जो वेस्ट है ना, कैलीग्राफी की बात करूं, बिकॉज माय वर्क इज़ डेफिनेटली ऑन कुरानिक वर्सेस, लेकिन मेरा एक, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने ग्रेजुएशन की है और एक पूरी की पूरी आपकी जर्नी होती है, तो उसमें होता है कि मैंने मॉडर्न आर्ट पेंटिंग में ग्रेजुएशन की है, प्लस आई वॉज ग्राफिक डिज़ाइनर बिफोर दैट। वो सारे के सारा जो एक आपकी प्रैक्टिसेस का जो जंक होता है ना, वो आपको एक काम के अंदर आता है सारा। उसमें ये है कि बेसिकली मेरा काम जो है कैलीग्राफी के साथ साथ इट look like an art piece in a painting. There are a lot of non-Muslim, they purchased my artwork as well from India. मेरी कलेक्शन में अगर बात करें तो मेरी अर-रहमान के नाम से एक पेंटिंग थी, दैट इज़ इन द कलेक्शन ऑफ ए.आर. रहमान। फिर उसके बाद अनदान समी की जो वाइफ हैं, शी वाज आस्क्ड मी पर्सनली दैट आई वांट सम पेंटिंग्स, उन्होंने पेंटिंग्स ली। फिर उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ नेम्स, मतलब क्या बंदा बोले जिसे कहते हैं, वो कहते हैं आई वांट टू रिस्पांस ऑल ओवर आता है, लेकिन वेस्ट से जितना अच्छा रिस्पांस आया उतना अरब से नहीं आया। अच्छा, बस ये बात है। तो लेकिन उसमें ये है कि असल में वही होता है कि वेस्टर्न पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स थोड़ा आर्ट, arts वो की आर्ट तरफ को बड़ा जाते हैं। पसंद भी करते हैं, अपनी जाती कलेक्शंस भी बनाते हैं, सो दे हैव दिस History से ज़्यादा उनका एस्थेटिक ताल्लुक भी सेंस है। के वो उस तरफ ले बहुत जाते ज़्यादा हैं इवन, उसको, बिल्कुल। हाँ। और मुझे बल्कि इवन ये बात होती है वैसे कि जैसे ये जो कोरोना का टाइम आया और ये काफ़ी सारी चीज़ें आई, तो इस टाइम के अंदर आर्ट के बिजनेस ने, आर्ट के बिजनेस, मैं इसको एज ए बिजनेस भी अगर बात करूँ, देयर इज अ ट्रू थिंग, देखो प्रोफेशनलिज्म होता है कमर्शियलिज्म, वी शुड नॉट बी द कमर्शियल, वी शुड बी द प्रोफेशनल, आप रिगार्ड को भी लेके चलते हैं। तो कोरोना के टाइम पे आर्ट के बिजनेस ने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। अच्छा। और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान खान साहब को बोल रहे हैं कि वो क्रिकेट के ऊपर भी खैर नहीं बोलते इतना, आई एम द फैन ऑफ इमरान खान बाय द वे बीइंग, बट उसमें ये है कि और भी चीज़ों को देखें, बिल्कुल। पौधे यानी लगाने के लिए बहुत बड़े कि काम हर चीज़ और हर जिम्मेदारी गवर्नमेंट या सिस्टम की नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना ऑन अ लार्जर स्केल
जिम्मेदारी होती भी है। तो आई थिंक आपका जो डिमांड है, जो रिक्वेस्ट है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा देते हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि वो चाहते हैं काम करें, कि आर्ट के ऊपर भी थोड़ा फोकस करें। डेफिनेटली ताहिर बिन कलंदर साहब का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और जो पॉइंट उन्होंने उठाया है कि अगर आपके अंदर क्वालिटी वर्क है, काम करना है, तो पूरी दुनिया आपकी है, आप कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं, इसलिए काम करते रहिए, यही जो है आखिरी तरीका। बिल्कुल, इसके साथ ही आपसे हम इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और अबूजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।